हेलो स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं सेल की डिटेल्ड स्टडी, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्पेशली हम यहां देख रहे हैं एनिमल सेल को, और एनिमल सेल में फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड, बाहर से लेकर अंदर की तरफ कौन कौन सी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है, इनके क्या फंक्शन होते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। साथ ही हम थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे प्लांट सेल के साथ भी। तो जैसा आपको मालूम है कि एक सेल जो है नॉर्मल एनिमल सेल है, उस नॉर्मल एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इन द सेंटर। आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होती है। और न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ यहां पर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल की जहां बात आ रही है और प्लांट सेल से भी कंपैरिजन करते हुए हम चल रहे हैं, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एनिमल सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है जो यहां दिखाई दे रही है, ऐसा उसमें भी प्लांट सेल में मिल रहा है, लेकिन उसके बाहर आपको एक मेम्ब्रेन और देखने को मिलेगी, एक वॉल और देखने को मिलेगी जिसको सेल वॉल बोलते हैं। अच्छा होगा यदि हम एक डायग्राम के माध्यम से उस बात को क्लियर रूप में समझने की कोशिश करें। यदि ये एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में आप देख रहे हैं कि ये जिसे मैं बना रहा हूं अंदर की तरफ, ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इसके बाहर ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, बाहर वाली जो वॉल है, उसको बोल रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल एक रिजिड आउटर कवरिंग है जो प्लांट सेल में हमको देखने को यहां मिल रही है। क्लियर? इसलिए हम बाहर से अंदर की तरफ जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेल की, तो हम पहला पॉइंट सेल वॉल को ही लेंगे। हालांकि प्लांट सेल में आपको यहां पर एक लार्ज सी वैक्यूल देखने को मिल रही है, जो अलग अलग पर्पस से वाटर को स्टोर करके रख रही है और किन्हीं दूसरे फंक्शंस से भी रिलेटेड होती है। और साथ में अब हम देख रहे हैं कि इस लार्ज वैक्यूल के कारण जो न्यूक्लियस है वो एक और रिप्लेस हो गया है, ओरिएंटेड टुवर्ड्स वन साइड। ये न्यूक्लियस एक तरफ चला गया है, ठीक है। तो सीक्वेंस में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहली बात हम देखते हैं आज सेल वॉल। ठीक, प्लांट सेल में सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ये एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है, और सेल वॉल के इस तरीके के नेचर के कारण हमें यह देखने को मिलता है कि प्लांट सेल प्लांट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के साथ उसका फायदा क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो रूट्स सॉइल में अंदर तक जाती हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि सेल वॉल जो होती है वो सेल को बर्स्टिंग से रोकती है। बर्स्टिंग से रोकने का मतलब क्या हुआ? इसके लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए हम
एक एग्जाम्पल देख रहे हैं प्लांट के केस में, प्लांट सेल के केस में। ये प्लांट सेल है, अंदर की तरफ आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, बाहर सेल वॉल देखने को मिल रही है। मान लो इस सेल को हम किसी मीडियम में रखते हैं। एक एक्टिविटी आपकी बुक में बताई हुई है एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से, और वहां उन्होंने रोइयो लीफ का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। थोड़ा सा उसको भी ध्यान में देखते हैं। रोइयो जो लीव्स होती है ये एक ऑर्नामेंटल लीव्स है। हम हमारे गार्डन में पॉटेड प्लांट के रूप में जब हम रियो लीव्स को देखते हैं तो लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, लंबी लंबी लीव्स होती हैं, और इसकी जो नीचे की सरफेस होती है, पत्तियां कुछ इस तरीके से लंबी सी आपको दिखाई देती हैं, इस तरीके से लंबी दिखाई देती हैं। इन पत्ती को प्लक आउट करके उसको निकालते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, तो उसकी जो लोअर सरफेस है वो थोड़ी सी रेडिश सी या वायलेट कलर की लेयर आपको दिखाई देती है। नीचे की जो एपिडर्मल लेयर होती है, उस एपिडर्मल लेयर को, एपिडर्मिस की जो लेयर है उसको हम निकालते हैं। उसका एक छोटे से पीस को, छोटे से 2 सेगमेंट को निकालते हैं और उनको हम 2 स्लाइड पर रखते हैं। जैसे हम यहां पर आपको ये दिखा देते हैं कि स्लाइड नंबर ए, स्लाइड नंबर बी, ठीक है। रोइयो लीव्स ली, रोइयो लीव्स को लेने के बाद में उस लीफ को बीच से मोड़ दिया। मोड़ने के बाद उसकी जो नीचे की जो लेयर होती है, उस लेयर को हमने फोर्सेप या चिमटी की मदद से लिया, एक छोटा सा सेगमेंट लिया, उस छोटे से सेगमेंट को यहां हमने रख दिया। इसके हर एक छोटे सेगमेंट में बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। हमने यहां पर क्यों लिए, ये इस एक्टिविटी से हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर आपको दिखाई देगा। कैसे? अब हमने 2 लीव्स या पत्तियों के छोटे छोटे सेगमेंट को यहां लिया हुआ है, और अब हम 2 प्रकार के सॉल्यूशन को लेते हैं। आप यहां देख रहे हैं ये 2 बीकर रखे हुए हैं, जिनमें बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2, ठीक है। बीकर नंबर 1 में 1% NaCl का सॉल्यूशन है। यहां पर आप देख रहे हैं कि 1% NaCl का सॉल्यूशन है, और दूसरा लिया हमने 5% NaCl का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। एक ड्रॉपर की मदद से हम क्या करते हैं कि 1% NaCl सॉल्यूशन को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। 1 or 2 ड्रॉप्स कैन बी टेकन, 1 या 2 बूंद हम यहां पर 1% NaCl सॉल्यूशन की लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो बीकर नंबर 2 है, यहां पर 5% NaCl का सॉल्यूशन है, इसको भी हमने लिया हुआ है, और इसकी भी 1 या 2 बूंद को यहां हमने अप्लाई किया हुआ है। अप्लाई करने के बाद में आधे घंटे के पश्चात, आधे घंटे के बाद में हम इस पर एक कवर स्लिप लगाते हैं। इधर भी लगाया कवर स्लिप, और इधर भी एक कवर स्लिप लगाया है, और यहां पर हम अपने रिजल्ट को देखते हैं क्या हुआ होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सारी सेल्स है, हम किसी एक सेल में क्या हो रहा है उसको देखते हैं। यहां वाले हिस्से में क्या हुआ होगा, यहां पर हुआ है, देखिए ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं अंदर की तरफ में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर की तो हमने आपको पहले स्पष्ट बता दिए, बाहर है सेल वॉल, ठीक। फिर वैक्यूल्स, ये है वैक्यूल्स। मैं इसको इस तरीके से कुछ लाइनिंग बनाते हुए दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि ये चीज आपको क्लियर दिखाई दे। और न्यूक्लियस यहां पर, ये उस कंडीशन की में हम देख रहे हैं जहां पर
अभी हमने 1% NaCl का सॉल्यूशन नहीं लिया था, लेकिन जब अप्लाई किया तो क्या परिवर्तन इसमें दिख रहा है? इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? डायग्राम वही है, लेकिन अब वाटर मॉलिक्यूल्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑस्मोसिस के द्वारा, एंड ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होता है कि वाटर अंदर इसमें जाता है। हमने 1% NaCl सॉल्यूशन लिया है, बाहर का जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, ठीक है, और अंदर की तरफ में आप देख रहे हैं, अंदर ये सिचुएशन नहीं है, तो वाटर क्या करेगा? अंदर की तरफ जाएगा। इसलिए दूसरे डायग्राम में आपको जो चेंजेस यहां देखने को मिलते हैं वो ये हो रहा है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन इस सेल वॉल के नजदीक आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये अंदर की जो ये अंदर की जो वैक्यूल्स है उस वैक्यूल्स में वाटर अंदर की तरफ प्रविष्ट हुआ, अंदर की तरफ वाटर गया, तो सेल मेम्ब्रेन जो हो रही है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नजदीक आ गई है। ऐसी स्थिति में सेल जो होती है वो टर्जिड स्टेज में कहलाती है, टर्जिड, ठीक है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, जो सेल वॉल का फंक्शन यह है कि सेल वॉल में रिजिड और इलास्टिसिटी का गुण है। इसके कारण क्या होता है कि वाटर जब बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लेकिन जब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नजदीक आ रही है तो सेल वॉल भी एक प्रेशर क्रिएट कर रही है उसके अपोजिट में, और इसका परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि सेल की बर्स्टिंग रुक जाती है। यदि यही कंडीशन एनिमल सेल के केस में होती तो बात कुछ अलग हटके होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो सेल टर्जिड स्टेट में आई हुई है, टर्जिड अवस्था में आई हुई है और सेल वॉल के नजदीक पहुंच गई, तो सेल वॉल भी एक प्रेशर क्रिएट कर रही है ना, और इसके परिणाम स्वरूप सेल की बर्स्टिंग को रोकती है, ठीक है। ये कहां हो रहा है? ये सारी जो चीज बताई है ये मैंने इस एग्जाम्पल के केस में बताया था। तो फिर दूसरे एग्जाम्पल को बताने के पीछे हमारा क्या तर्क है? दूसरे एग्जाम्पल में हम आपको ये बताएंगे कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, सेल बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड, ऐसा कहते हैं हम। ये क्यों होता है, इसकी क्या कंडीशन होती है? अभी तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बात स्पष्ट हो गई होगी कि क्यों वाटर अंदर की तरफ आया। वाटर अंदर इसलिए आया एंडोस्मोसिस के द्वारा, और इसने उस रूल को फॉलो किया है जहां पर यह बताया कि हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब यहां देख रहे हैं अंदर की तरफ यही तो हुआ है। अंदर जो देखते हैं वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, बाहर का जो माध्यम है, यहां आप देख ही रहे थे स्लाइड में हमने 1 और 2 ड्रॉप वाटर डाले, तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है, बाहर का जो क्लाइमेट है, बाहर की जो कंडीशन है, वहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, और इसलिए वाटर अंदर एंडोस्मोसिस के द्वारा आ रहा है। सेल टर्जिडिटी को शो कर रही है, टर्जिडिटी को शो कर रही है, इसलिए जो यहां पर आप देखते थे ये बीच में ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हैं वो कम हो रहा है, क्योंकि सेल वॉल के पास में सेल मेम्ब्रेन आ गई। क्यों? क्योंकि वाटर अंदर आया, वैक्यूल्स में आया, और सेल जो है वो टर्जिडिटी को शो कर रही है, इसलिए ये कंडीशन यहां पर क्रिएट हुई है। लेकिन अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या होता है, चलिए यहां देखते हैं। अभी तो हमने इस एग्जाम्पल को बताया हुआ था, अगले एग्जाम्पल में ये हो रहा है 5% साल्ट सॉल्यूशन। यहां पर हमने 1 या 2 बूंद साल्ट सॉल्यूशन के लिए हैं, वो भी कितना है, 5% है। ये 5% साल्ट सॉल्यूशन लिया हुआ है और 1% से कंपैरिजन करें तो ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हुआ, ठीक है। अब सेल के अंदर की बात करें, रोयो लीफ की बात कर रहे हैं, तो रोयो लीफ में अंदर की तरफ क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है, देखिए। अब हम फिर से उस डायग्राम को बताते हैं जहां पर अंदर की तरफ में ये सेल मेम्ब्रेन है और ये बाहर की तरफ सेल वॉल है। ये मैं फिर से लिख देता हूं, सेल वॉल
और ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब यहां पर वैक्यूल्स थी, इसको मैंने फिर से इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है, और न्यूक्लियस ओरिएंटेड टूवर्ड्स वन साइड, एक तरफ न्यूक्लियस पहुंच गया। प्लांट सेल में ऐसे ही व्यवस्था है। अब ये सिचुएशन क्या है, यदि हम इसको ये बोल दें कि चलो ये एक स्लाइड है, इस स्लाइड पर हमने बाहर वाटर या 5% NaCl का सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो क्या होगा, जो वैक्यूल्स का जो वाटर है ना, वो बाहर की तरफ जा रहा है। इससे जो सेल कंटेंट्स हैं वो श्रिंक होंगे, सेल मेम्ब्रेन संकुचित होगी। संकुचित होगी तो इसकी कंडीशन कैसी होगी, यहां ना देख के हम इस चीज को यहां देखते हैं कि यदि ये बाहर की सेल वॉल है तो श्रिंक होने के बाद सेल कंटेंट श्रिंक होंगे। आप देखेंगे कि ये सिचुएशन तो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि अब देख रहे हैं सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में देखिए कितना गैप दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जिसको हमने वैक्यूल बोले हैं, ये भी छोटी हो गई। छोटी इसलिए हो गई क्योंकि इसका वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकल गया, H2O लिख दिया हमने बाहर की तरफ। ऐसी स्थिति में सेल को हम बोलते हैं कि सेल अब प्लाज्मोलाइज्ड हो गई है। ये जो प्रोसेस होती है वो प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। ये क्लियर हो गया? तो इस तरीके से सेल वॉल के बारे में और रोयो एक्सपेरिमेंट को हमने यहां देखा हुआ है। तो प्लाज्मोलिसिस क्लियर हो गया होगा अब आपको, है ना। और ये तमाम कंडीशन के द्वारा ये पता लग रहा है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को स्टिफनेस प्रोवाइड कर रही है और इसका परिणाम हमको बहुत सार्थक नजर आता है। ठीक है, और सेल को बर्स्टिंग से भी बचा रही है, सेल को बर्स्टिंग से बचा रही है, स्टिफनेस प्रोवाइड कर रही है। तो ये हुआ सेल वॉल के बारे में जानकारी। फिर जब हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो सबसे पहले सेल वॉल का तो हमने प्लांट सेल के केस में जिक्र किया हुआ है, लेकिन आप देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है एनिमल सेल में, जो आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल के बाद अब हम पॉइंट लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है। वेदर दिस विल बी एनिमल सेल और प्लांट सेल, कोई भी हो, हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन होते हैं यदि हम देखें तो आइसोलेट सेल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल मीडियम, उससे अलग करती है। दूसरी बात ये होती है कि दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जहां फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे तो उसमें एक मेन बात आएगी सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, ये किन्हीं पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। किन मटेरियल्स को बाहर से अंदर की तरफ आने देना है या नहीं आने देना है उसका निर्धारण करती है। कैसे? बिल्कुल क्लियर है, ये सेल है और इस सेल में न्यूक्लियस सेंटर में है, ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस बात का निर्धारण करती है कि इनसे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होने देना है या नहीं होने देना है। ठीक, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किस प्रकार से बनी होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन्स
इनसे मिलकर बनी होती है। लिपिड यहां जो होता है वो बाई लेयर के रूप में अरेंज होता है, और प्रोटीन्स जो होते हैं यहां पर दो प्रकार के होते हैं। लेकिन इन चीजों को समझने के लिए हमको एक मॉडल की मदद लेनी होगी, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने 1972 में एक थ्योरी को प्रस्तुत की, और उस थ्योरी का नाम है फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। So this model was proposed by सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ये कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड यहाँ पर बाई लेयर के रूप में अरेंज होते हैं। लिपिड यहाँ जिस प्रकार का होता है वो होता है फास्फोलिपिड, और प्रोटीन्स यहाँ दो प्रकार के होते हैं। इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको बाहरी प्रोटीन बोलते हैं, परिधीय प्रोटीन बोलते हैं, और एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है। अब ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे अरेंज होते हैं, इसको देखने के लिए हमको यहाँ पर एक 3D मॉडल देखना होगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। ध्यान से देखेंगे। हालांकि ये डायग्राम रफ डायग्राम है, लेकिन समझने के लिए सफिशिएंट होगा। मैं यहाँ पर जो बातें आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो लिपिड की बाई लेयर बता रहा हूं, वो लिपिड की बाई लेयर यहां आपको यहां पर दिखाई देती है। एक रो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से। ये दूसरी रो है जो यहां दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से ये आपके सामने दिखाया गया है। एक लेयर यहां से यहां तक है ना, लिपिड लेयर, और दूसरी लेयर यहां से यहां तक। इसी प्रकार से अब ये तो काफी हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, लेकिन समझने के लिए सफिशिएंट है। यहां भी इस तरीके से हमने इसका अरेंजमेंट किया हुआ है बताने के लिए। ये एक एक जो पोर्शन मैं यहाँ बताते जा रहा हूँ आपको, ये एक फास्फोलिपिड है, एक सिंगल फास्फोलिपिड है। और जैसा हम आपको यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर जो लिपिड है वो बाई लेयर के रूप में अरेंज्ड है। ठीक है। अब हम ये डायग्राम हमारा ये एंडिंग होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है। और जो बात हमको यहाँ पर आपको बतानी थी वो इसके माध्यम से क्लियर हो जाएगी। देखते जाइए। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहां पर जो प्रोटीन है वो दो प्रकार का दिखाई देता है। देखिए, एक लेयर ये है इतनी, दूसरी लेयर ये है, ये भी लिपिड की है लेयर। ठीक। इसके बीच बीच में प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन फंसे हुए रहते हैं, जिसको मैं डायग्राम के माध्यम से कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं। यहां भी यदि हम दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। और ये जो प्रोटीन होगा ये होगा इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन डीपली एम्बेडेड होता है लिपिड की बाई लेयर के साथ में। लेकिन इसके साथ साथ में हम कुछ और अरेंजमेंट भी देखते हैं। अब आप देख रहे हैं ये 3D व्यूज है भाई। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 3D व्यूज है, और ये बीच बीच में मैं आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। एक इस साइड से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, ये ऊपर से देख रहे हैं, टॉप से 3D व्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया वही इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, जो कि दो लेयर के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन ये जो नीचे साइड में आप देख रहे हैं वो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो कुल मिलाकर सिंगर
सिंगर और निकोलसन ने जो बताया वो बात यहाँ पर पूर्णतः स्पष्ट नजर आती है कि लिपिड की दो बाइलेयर हैं। लिपिड यहाँ फास्फोलिपिड के रूप में है और प्रोटीन दो प्रकार का है, एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? मैंने आपको बताया कि सेल कंटेंट्स को एक्सटर्नल जो मीडियम है या बाहर का जो वातावरण है उससे अलग करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एक शेप भी प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स के बायोजेनेसिस, ठीक है, यदि हम इनके फंक्शंस के बारे में बात करें तो किन्हीं खास पॉइंट्स को हम यहां पर जरूर देख सकते हैं। पहला बात हो गई, फंक्शंस की बात करते हैं, है ना, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। किन पदार्थों को अंदर आने देना है, किन मटेरियल्स को अंदर आने देना है उस मेम्ब्रेन से, इसका निर्धारण करती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको एक फंक्शन लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्प करना, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। ये किन्हीं खास पॉइंट्स पर मैं फोकस कर रहा हूं। दूसरा, बायोजेनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, बायोजेनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। बायोजेनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में आपको दिखाई देते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो कुछ जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके बनने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंट्रीब्यूशन होता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई बार मॉडिफाइड हो जाती है फंक्शन के हिसाब से और ये काम भी कुछ दूसरे तरीके से करने लगती है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऐसा कहां देख सकते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में विलाई, आप एक टर्म देखेंगे, आप हायर सेक्शन में देखेंगे या आगे किसी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा एब्जॉर्प्शन। वहां पर क्या होते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है और वो एब्जॉर्प्शन का काम करने लगती है, मटेरियल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने लगती है। तो एक फंक्शन उसका यहां ये भी हो जाता है। एक और फंक्शन देख लेते हैं। एक फंक्शन और होता है कि फॉरेन पार्टिकल्स को पहचानना, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स की पहचान करना। हम देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी है उसका फेगोसाइटोटिक नेचर होता है, किन्हीं फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन मटेरियल को पहचानना, उनको इनगल्फ कर लेना। तो वहां पर इसका एक दूसरा रूप यहां पर हमको देखने में आता है जिसको मैंने यहां पर बताया है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम सेल रिकॉग्निशन। इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे कार्यों को करती है, लेकिन ये वाला जो पहला पॉइंट है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बायोजेनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं उनका निर्माण भी इनसे होता है। कैसे होता है ये आवश्यकता अनुसार इसको डिटेल में जरूरत पड़ेगी, हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? बिल्कुल सिंपल सी जानकारी, आप कई बार पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है। सेंटर में न्यूक्लियस एनिमल सेल में, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, है ना, ये सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस। तो यहां पर जो एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है वो है साइटोप्लाज्म।
इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, यदि हम इनके फंक्शंस के बारे में बात करें तो साइटोप्लाज्म में हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट देखते हैं। जो मटेरियल्स हैं, मटेरियल को इधर से उधर पहुंचाने का काम में साइटोप्लाज्म का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स का रहना, ये हम यहां पर देखते हैं। तो साइटोप्लाज्म का ये पोर्शन उतना ज्यादा तो हम डिटेल में इसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस करने का मतलब है वो है इसके बाद की जो कंडीशन जिसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं, वो हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में भी हम बात करेंगे और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो खास बातें हैं वो हमने यहाँ पर देखी हुई है। ठीक है, तो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और अब बारी आती है न्यूक्लियस की, जिसको हम देखते हैं। ठीक है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, उनमें दो तीन चीज तो आपको खास तौर पे ध्यान रखनी पड़ेगी, जो होगी ही। जैसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पाया जाना, साइटोप्लाज्म का होना, न्यूक्लियस का होना, ये होना ही है। ठीक है, सेल वॉल की जो बात बताई है वो प्लांट सेल में हमको सेल वॉल देखने को मिलती है। अभी फिलहाल हम आपको इतना बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और अब हम जो बात करते हैं वो है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ये तो बहुत ही खास भाग है जिसके बारे में हम अब चर्चा करें। याद कीजिए हमारे पुराने लेक्चर्स को, जहां पर हमने ओनियन पील के एग्जाम्पल को हमारी एक्टिविटी के लिए लिया था। यदि ओनियन पील को हम स्टेन ना करें, आपको मालूम है वहां पर हम क्या देख रहे हैं, प्लांट सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्लांट सेल को बगैर स्टेन किए हुए, बगैर अभिरंजित किए हुए यदि हम देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है, और यदि उसको आयोडीन सॉल्यूशन से स्टेन करते हैं तो क्या होगा। आपको मालूम है, यदि ये प्लांट सेल है, ये सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ये फूड वैक्यूल है, और ये न्यूक्लियस है। ये तमाम स्ट्रक्चर बगैर स्टेन किए देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है, और स्टेन करते हैं किससे, मान लो हमने आयोडीन से स्टेन किए। साइटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में या साइटोलॉजिकल टेक्निक्स के अंतर्गत डिफरेंट प्रकार के स्टेन हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहां पर आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, यहां पर हम सेफ्रेनिन का भी उपयोग कर सकते हैं, सेफ्रेनिन का उपयोग कर सकते हैं, या फिर एसीटोकार्माइन का उपयोग कर सकते हैं, या मेथिलिन ब्लू का उपयोग कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में या स्टेन करने के लिए हम इन स्टेन्स की मदद ले सकते हैं। लेकिन हमने यदि आयोडीन से स्टेन किया है मान लो, तो इवनली स्टेन्ड नहीं होगी सेल। इवनली स्टेन्ड का मतलब है कहीं पर डार्क कलर दिखेगा और कहीं पर लाइट कलर दिखेगा। हो सकता है ये प्लांट सेल है, यदि ऐसा ही एनिमल सेल होती तो एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस का रीजन हो सकता है आपको डार्क दिखाई दे। साइटोप्लाज्म का ये वाला जो हिस्सा है वो लाइटली स्टेन्ड होगा, लाइटली स्टेन्ड होगा, है ना। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि न्यूक्लियस हमको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। हम यदि किसी को बता रहे हैं कि सेंटर में डार्क स्टेन स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है, तो ये विजिबिलिटी बढ़ गई यहां पर। और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस जो सिंपल रूप से दिखाई दे रहा है, यदि मैं इसको बोलता हूं इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियस तो ये पूरा कहलाया, लेकिन ये जिसकी जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहला रही। लेकिन इतना इजी भी नहीं है। यदि हम इसको बाहर निकाल के अच्छे से देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को यहाँ डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, तो ये पता चलता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। और कैसी दिखती है देखिए, ये इसकी मैग्नीफाइड इमेज आपको बता रहा हूं। ये इस तरीके से हमको ये स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई देती है। ठीक है, जो जगह जगह से ब्रेक है, असल में इन जगहों को हमने न्यूक्लियर पोर कहा है। न्यूक्लियर पोर ये क्यों है? न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस के बहुत सारे काम हैं, है ना। ये उनका एक काम है मटेरियल के आदान प्रदान में, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल। फिर जो फीचर्स होते हैं वो एक जनरेशन से, है ना, दूसरी जनरेशन में उनकी इनहेरिटेंस या वंशागति, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर कैसे जाएंगे, उसके लिए न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उसका बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस होता है न्यूक्लियस के फंक्शंस में। तो यहाँ आप देख रहे हैं न्यूक्लियर पोर जो है, ये जगह जगह पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इससे क्या हो रहा है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल के आदान प्रदान में, एक्सचेंज में हेल्प मिल रही है। ये एक न्यूक्लियस का काम हो गया। दूसरी बात ये हो रही है कि जब न्यूक्लियस के अंदर की बारे में बात करते हैं, तो जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के समय, सेल डिवीजन के नजदीक होने के समय में आपको यहां पर कुछ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, जिनको हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फीचर्स को या कैरेक्टर्स की वंशागति कैसे ले जाने का काम ये करते हैं। ठीक है, ये काम हो गया। क्रोमोसोम के अंतर्गत आपको दिखते हैं डीएनए, और डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट है वो जीन, वो भी हमको क्रोमोसोम्स के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ये चीज यहां पर हमको देखते हैं। फिर इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर भी हमको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये हो गई न्यूक्लियस के बारे में जानकारी, और न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में हमने देखा। एक तो ये पोर वाला जो पार्ट आप यहाँ दिखा रहे हैं, मटेरियल के एक्सचेंज, आदान प्रदान, ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प कर रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंतर्गत डीएनए, और डीएनए के अंतर्गत जो फंक्शनल यूनिट जीन है, उसके बारे में देखते हैं कि ये इनहेरिटेंस, वंशागति, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को कैसे ले जाना है, क्या करना है ना। ये सारा जो पूरा निर्धारण है वो यहाँ पर रहता है। पूरा जो फ्रेमवर्क है, ढांचा, वो यहाँ पर तैयार रहता है। ये चीज हो गई न्यूक्लियस के बारे में। अब सवाल उठता है कि ये जो न्यूक्लियस है, क्या ये बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी मिलेगा? ये यहां पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्रोमोसोम, ये तो क्रोमोसोम आप डिवीजन के समय देखते थे, बाकी समय में क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो पड़ा रहता है, लेकिन बढ़िया अरेंज्ड होकर आपको कहां दिखाई दे रहा है, वो रॉड शेप्ड रूप में अरेंज होके डिवीजन के नजदीक, जब सेल डिवीजन हो रहा है उस समय आपको ये क्रोमोसोम बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्रोमेटिन मटेरियल प्रोकैरियोट्स में, अभी हम उस पर आ रहे हैं अपनी बात पे, प्रोकैरियोट्स में आप देखते हैं कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो खुला पड़ा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्रोकैरियोटिक सेल होती, है ना, बैक्टीरिया वगैरह के केस में यदि हम देखते, तो प्रोकैरियोट्स के केस में आपको यहाँ पर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो खुला पड़ा हुआ आपको दिखाई देता। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आपको एक अंतर तो यही नजर आता है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो खाली पड़ा रहता है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसको यहां पर उन्होंने नाम दिया है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड नाम दिया है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक अंतर तो बेसिक ये आपको देखने को मिल गया। ठीक है, न्यूक्लियस के फंक्शन आपने देखे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखे, डबल वॉल्ड, डबल लेयर्ड,
डबल मेम्ब्रेन है, ये देखा हुआ है। और पोर्स देखे, न्यूक्लियर पोर देखे हैं, और क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंतर्गत डीएनए, डीएनए के अंतर्गत जो फंक्शनल यूनिट जीन है उसके बारे में यहां पर हमने देखा है। क्लियर? थैंक यू।